चलिए आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे महान राजा की, एक ऐसे हीरो की जिसकी कहानी ना सिर्फ इतिहास की किताबों में बल्कि महाकाव्यों में भी गूंजती है। ये जो दोहा आप देख रहे हैं, ये सिर्फ कविता नहीं है। ये एक ऐसा सीक्रेट मैसेज था जिसने एक सम्राट की किस्मत का फैसला कर दिया। और आज के इस विश्लेषण के आखिर तक इसका जो जबरदस्त मतलब है वो सबके सामने आ जाएगा। तो कहानी शुरू होती है साल 1166 से। एक बहुत ही शक्तिशाली राजवंश में जन्म होता है पृथ्वीराज चौहान का। और ये बचपन से ही एकदम साफ हो गया था कि ये कोई आम बच्चे नहीं है। उनका जो राइज था वो कमाल का था। जरा सोचिए, सिर्फ 13 साल की उम्र में गद्दी पर बैठ गए। कितनी तेजी से उन्होंने वो चीजें सीखी जिनमें महारत हासिल करने में सालों लग जाते हैं। ये दिखाता है कि उनकी उम्र से कहीं ज्यादा समझ और टैलेंट था उनमें। और छोटी सी उम्र होने के बावजूद उन्होंने अपने राज्य पर आए हर खतरे का डटकर सामना किया। सोचिए, एक तरफ बॉर्डर पर हमले, दूसरी तरफ दुश्मन राज्य, और ऊपर से राज्य के अंदर ही झगड़े, सब कुछ एक साथ। लेकिन पृथ्वीराज चौहान सिर्फ एक वॉरियर ही नहीं थे, वो उससे कहीं बढ़कर थे। वो एक जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर थे जिनके पास एक मजबूत और इंसाफ पसंद राज्य बनाने का पूरा विजन था। उन्होंने अपनी मिलिट्री को पूरी तरह से मॉडर्नाइज कर दिया। मतलब सेना को अलग अलग यूनिट्स में बांटा, घुड़सवारों और तीरंदाजों की ताकत बढ़ाई, नए नए किले बनवाए, और इतना ही नहीं, सैनिकों को रेगुलर तनख्वाह, अच्छे हथियार और घोड़े भी दिए। इसी वजह से उनकी फौज एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड फाइटिंग फोर्स बन गई। और उनका ये जो इंसाफ का नजरिया था वो उनके टैक्स सिस्टम में भी दिखता है। उन्होंने एक बहुत ही बैलेंस्ड सिस्टम बनाया। इसमें जमीन पर, व्यापार पर, और तो और सिर्फ जंग के वक्त के लिए एक स्पेशल मिलिट्री टैक्स भी था। और ये सब इसलिए ताकि सिस्टम असरदार भी हो और किसानों या व्यापारियों पर कोई एक्स्ट्रा बोझ भी ना पड़े। तो चलिए अब चलते हैं उनके जीवन के उस सबसे शानदार पल की तरफ। एक ऐसी लड़ाई जिसने उनकी इमेज एक ऐसे मिलिट्री जीनियस के तौर पर बना दी जिसे कोई हरा नहीं सकता। साल था 1191। जब हमलावर मोहम्मद घोरी ने भारत की तरफ आंख उठाकर देखी तो पृथ्वीराज चौहान एक बहुत बड़ी और एकजुट राजपूत सेना के साथ उसका सामना करने के लिए मैदान में खड़े थे। और फिर आया वो पल जिसने लड़ाई का रुख ही बदल दिया, जब पृथ्वीराज ने खुद चार्ज लीड किया और हमलावर सुल्तान को घायल करके उसके घोड़े से नीचे गिरा दिया। इसके बाद तो गौरी की सेना को शर्मनाक तरीके से मैदान छोड़ के भागना पड़ा। ये उनकी सबसे बड़ी जीत थी। कह सकते हैं कि एक एकजुट भारत के लिए ये एक ऐतिहासिक जीत थी। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, कामयाबी की यही बुलंदी आगे चलकर एक बहुत बड़े पतन की वजह बनने वाली थी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है जिस पर आज भी इतिहासकार बहस करते हैं। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी जीत सिर्फ एक साल के अंदर एक भयानक हार में बदल गई। एक ही मैदान, सिर्फ एक साल का फासला, और नतीजा बिल्कुल उल्टा। दोनों लड़ाइयों के बीच का जो फर्क था वो हैरान करने वाला भी है और दुखद भी। पहली लड़ाई जहां एकता की मिसाल थी, वहीं दूसरी लड़ाई फूट का एक कड़वा सबक। तो उनकी हार की कई वजहें थीं। एक तो राजपूत राजाओं में एकता नहीं थी, फिर मिला खुला धोखा, और सबसे बड़ी बात, उनका सामना एक ऐसे दुश्मन से था जो जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसने धोखे का इस्तेमाल किया, रात में अचानक हमला करने जैसी गैर पारंपरिक तरकीबें अपनाई। उन्हें कैदी बनाकर गजनी ले जाया गया। लेकिन पृथ्वीराज की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से तो ये कहानी एक अमर गाथा बनने वाली थी। और फिर मोहम्मद घोरी ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उसने पृथ्वीराज चौहान की आंखें फुड़वा दी, उन्हें एक अनजान देश में अंधा और कैदी बनाकर छोड़ दिया। मगर जब घोरी ने मजाक उड़ाते हुए अंधे राजा से अपनी मशहूर तीरंदाजी का हुनर दिखाने को कहा, तब पृथ्वीराज के वफादार दोस्त और कवि चंद्रबरदाई ने उन्हें इशारों इशारों में ये सीक्रेट मैसेज दिया। ये दोहा दरअसल एक परफेक्ट कैलकुलेशन था। ये शब्द बाण की कला थी, मतलब सिर्फ आवाज सुनकर टारगेट की सही लोकेशन का पता लगाना। इस दोहे ने पृथ्वीराज को बता दिया कि सुल्तान ठीक कितनी दूरी और कितनी ऊंचाई पर बैठा है। बस फिर क्या था, सिर्फ आवाज के सहारे और अपने दोस्त के शब्दों पर भरोसा करके पृथ्वीराज ने तीर चलाया, और वो तीर सीधा सुल्तान को जाकर लगा, और वहीं उसकी मौत हो गई।
भले ही उनकी जिंदगी का अंत दुखद रहा, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की जो विरासत है वो सिर्फ जंग के मैदानों तक ही सीमित नहीं है। वो कला और संस्कृति के भी बहुत बड़े संरक्षक थे। दिल्ली का राय पिथौरा हो या अजमेर का तारागढ़, ये शानदार किले उन्हीं के दौर में बने। और तो और पृथ्वीराज रासो जैसा महाकाव्य भी उन्हीं से प्रेरित होकर लिखा गया। आज भी उन्हें उस आखिरी हिंदू सम्राट के तौर पर याद किया जाता है जिसने बाहरी हमलावरों का पूरी ताकत से मुकाबला किया। वो भारतीय इतिहास में अपनी जमीन की रक्षा के लिए एक आखिरी जांबाज लड़ाई का प्रतीक बन गए। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या पृथ्वीराज चौहान एक एकजुट भारत के आखिरी रखवाले थे, या फिर फूट की कीमत चुकाने का एक दुखद सबक? उनकी जिंदगी एक तरफ तो हिम्मत की मिसाल है, तो दूसरी तरफ एक कभी न भूलने वाली चेतावनी भी, कि जब एकता टूटती है तो क्या कुछ दांव पर लग जाता है।